चलिए अब देखिए बडिंग। इनके एग्जाम्पल में हम लोग रखते हैं हाइड्रा, ईस्ट। हाइड्रा है एन एनिमल। फाइलम कौन बताएगा? हाइड्रा का फाइलम बोली बोली सिलेंटेरेटा। सिलेंटेरेटा। क्लास बता सकते हैं क्या कोई? क्लास हाइड्रोजोआ। ईस्ट ये कैसा ऑर्गेनिज्म है? फंजाई, बिल्कुल फंजाई है। और कौन से ग्रुप का? ये तो 11th के नमूने हैं। एस्कोमाइसेट। एस्कोमाइसेट का एक दो और कोई किसी को याद है एग्जांपल? एस्कोमाइसेट का एक दो और। इस तो ये सिंगल सेलुलर है। खास बात ये है ये सिंगल सेलुलर फंजाई है। ये फिलामेंटस नहीं है, फिलामेंट नहीं बनाता है। एक दो और एग्जांपल एस्कोमाइसेट का। एस्परजिलस नाइजर। एस्परजिलस बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये आप लोग 8th पे पढ़े होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, फ्रेंड्स और फ्रो। उसमें एस्परजिलस नाइजर का इस्तेमाल बताया गया है। इसको यूज करते हैं एसिटिक एसिड रिकवरी में। एसिटिक एसिड विनेगर जिसको कहते हैं, उसको कॉमर्शियली प्रोड्यूस करने के लिए हम लोग एस्परजिलस नाइजर का यूज करते हैं। इसमें एक और, इस ग्रुप में एक और बहुत इंपॉर्टेंट फंजाई है, उसको न्यूरोस्पोरा कहते हैं। जितने भी जेनेटिकल स्टडी इनिशियल डेज में किए गए न्यूरोस्पोरा में किए गए। एनीवे, सो दीज आर द थिंग्स। हमारे एग्जाम्पल में एक हाइड्रा है और एक ईस्ट। एक रिप्रेजेंटेटिव हाइड्रा का हम लोग अगर स्ट्रक्चर बनाए तो इट इज लाइक दिस। ये सबस्ट्रेटम के साथ अपने बेस के साथ एसोसिएटेड रहता है। ये इसका बेस है। ये इसका इसको हम लोग कहेंगे टेंटैकल। यहां माउथ ओपनिंग है और इसके अंदर जीवीसी, गैस्ट्रोवैस्कुलर कैविटी। तो जस्ट ये एक रिप्रेजेंटेटिव एग्जांपल, मतलब डायग्राम है जिससे हम लोग शो कर रहे हैं कि हाइड्रा ये है। ठीक है, दिस इज हाइड्रा। जब ये काफी मतलब एजिंग कर लेता है, फूड मटेरियल कंज्यूम करता है, बॉडी में फूड एब्जॉर्ब होकर एसिमिलेट होकर इसका स्ट्रक्चर बड़ा होता है, देन व्हाट हैपेंस, इसके बॉडी सरफेस से एक छोटा सा बड प्रकट होता है, लाइक दिस ए बड फॉर्म्स। ठीक है, बड।
ये इसके टेंटाकल्स। थोड़ी दिनों के बाद ये बर्ड काफी डेवलप करता है और ये साइज में ग्रो करता है। बर्ड ग्रोज इन साइज, देन फर्दर डेवलपमेंट में इसके छोटे से इस बर्ड में टेंटाकल्स डेवलप करते हैं। टेंटाकल्स ऑन द बर्ड, और फाइनली ये बर्ड इस पेरेंट हाइड्रा से सेपरेट हो जाता है और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लगता है। इसे हम लोग कह सकते हैं डॉटर हाइड्रा, एंड दिस इज पेरेंट हाइड्रा। इस तरीके से जब नए ऑर्गेनिज्म का क्रिएशन होता है, इसे हम लोग बडिंग करते हैं। फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of budding in hydra। अब इसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में इसलिए शामिल करते हैं क्योंकि एक सिंगल पेरेंट के बॉडी से एक नया ऑर्गेनिज्म डेवलप कर रहा है, इसीलिए ये सिंगल पेरेंटल रिप्रोडक्शन है। एंड साथ ही साथ आप देखेंगे जो जेनेटिक मेकअप इसका है, द सेम जेनेटिक मेकअप इज फॉर द बर्ड। देयर इज नो एनी काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेशन या बाई पेरेंटल कॉम्बिनेशन ऑफ क्रोमोसोम जो होता है, दैट इज ऑल्सो एब्सेंट। इसलिए ये न्यूली डेवलप्ड जो बर्ड है, यानी जो हाइड्रा है, ये अपने पेरेंट हाइड्रा का एग्जैक्ट कॉपी होगा, क्लोन होगा, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को सेटिस्फाई करता है। दैट इज व्हाई दिस इज incorporated into asexual kind of reproduction. Similar trend is taking place in the fungi yeast। ठीक है, इसको आप ड्रॉ कर सकते हैं। Similar type of actions are seen, बात नहीं, in the case of yeast also। ये सबस्ट्रेटम है जिसके साथ ईस्ट जुड़ा हुआ है। जब ईस्ट में ग्रोथ हो जाता है, देन ए स्मॉल बर्ड अपीयर्स, न्यूली डेवलप्ड बर्ड धीरे धीरे ये बर्ड साइज में बढ़ता है। ग्रोथ इन बर्ड, और फाइनली ये बर्ड डिटैच हो जाता है पेरेंट बॉडी से और इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट करने लगता है। डिटैच्ड बर्ड फ्रॉम द parent body and independently existing।
और ये है पेरेंट ईस्ट सेल। चूंकि ये सिंगल सेलुलर है इसलिए ईस्ट सेल हम लोग कहें, इसमें कहीं गलती नहीं है। फिगर डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन of budding in yeast। तो इसमें अगर हम लोग को कंटेंट देना है तो हम लोग यही कर सकते हैं, ड्यूरिंग द budding organisms sufficiently store biomass and then shed away some part of it by forming a bud which afterwards starts living as an independent organism। तो बेसिकली ये वेट शेडिंग फिनोमेना है जिससे ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी के कुछ पार्ट को अपने से अलग करता है, लेकिन इसका इम्पैक्ट ये होता है कि वो जो शेडेड वेट है वो एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करने लगता है। इसका वेट शेड तो होता है लेकिन एट द सेम टाइम एक नया लाइफ क्रिएट हो जाता है। सो दैट इज व्हाई इट इज इंक्लूडेड अंडर द एसेक्सुअल काइंड ऑफ रिप्रोडक्शन। ठीक है, दिस इज व्हाट अबाउट इट। नाउ स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन बड़ा कॉमन है अक्रॉस द 5 टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स, यानी पांचों किंगडम में स्पोर फॉर्मेशन कहीं ना कहीं दिखाई पड़ेगा। पांचों किंगडम में मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांट एंड एनिमल्स, ये 5 है ना। मोनेरा में जितने बैक्टीरिया हैं सारे बैक्टीरिया अंडर एडवर्स कंडीशन स्पोर बनाते ही बनाते हैं। ठीक है, अच्छा पहले इसको नोट कीजिए फिर इसको थोड़ा हम लोग देखते हैं। ओके, ओके, अब ध्यान दीजिए। स्पोर फॉर्मेशन के बारे में हम लोग कह रहे हैं कि ये पांचों किंगडम ऑफ ऑर्गेनिजम्स जो हैं पांचों किंगडम में देखा जाता है। तो पहला किंगडम है मोनेरा। मोनेरा में स्पोर फॉर्मेशन का अलग प्रिंसिपल है या अलग रिक्वायरमेंट है।
जैसे एक बार हम लोग बात कर रहे थे कि हाउ एंटीबायोटिक्स एक्चुअली किल द बैक्टीरिया इन आवर बॉडी। तो देखिएगा, अगर इन्फेक्शन बैक्टीरिया के वजह से और उससे अगर बीमार पड़े हैं तो 1 या 2 डोज ऑफ एंटीबायोटिक कंज्यूम करने के बाद ही हम लोग बहुत अच्छा फील करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बीमारी 50% ठीक हो गई। कई बार होता है जैसे अगर इन्फेक्शन मेडिएटेड फीवर है और भी बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारे सिम्टम्स हैं, एंटीबायोटिक कंज्यूम करने के बाद हमें वीकनेस तो थोड़ा महसूस होता है, दैट इज अनदर थिंग। तो वो ड्रग रिएक्शन है, ड्रग इफेक्ट है, वो अलग बात है। लेकिन जिस सिम्टम के लिए हम लोग कंज्यूम कर रहे थे मेडिसिन, वो सिम्टम्स काफी रिड्यूस हो जाते हैं। उसके पीछे रीजन है कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खासकर जो बैक्टीरिया है, उसका लाइफ स्पैन पहले भी बताए हैं बहुत कम होता है। इट इज हार्डली 20 मिनट्स टू 40 मिनट्स। इकोलाई जो कॉमन बैक्टीरिया है, ह्यूमन के इंटेस्टाइन में पाया जाता है और हमारे सिम्बायोसिस उसके साथ होते हैं, यानी वो हमारे बॉडी के अंदर है तो उससे हमें भी फायदा है एंड दे आर ऑल्सो बेनिफिटेड। तो उससे तो बहुत बेनिफिट है। अनडाइजेस्टेड फूड बैटर है, उसे मिल रहा है, तो उसे अलग से फूड प्रोक्योर करने की जरूरत नहीं है। हमें बेनिफिट मिलता है कि वो हार्मफुल बैक्टीरिया के कॉलोनाइजेशन को हमारे इंटेस्टाइन में रोकता है। तो इस तरीके से वी आर बोथ बेनिफिटेड। इस बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन हार्डली 19 मिनट्स है, 20 मिनट्स है। तो ये हर 19वें मिनट में डबल हो जाता है। रीजन क्या है? जब वो रिप्रोड्यूस करता है यानी सेल डिवाइड करता है तो उसके पुनर्जन्म मिल जाता है, इट गेट्स रीबर्थ, और इसलिए इसका लाइफ स्पैन फिर से शुरू होता है फ्रॉम टाइम 0। इसलिए खासकर बैक्टीरिया के लिए जो सेल डिवीजन है, जिसका इंपैक्ट आ रहा है रिप्रोडक्शन, वो उसके जीवन जीने का या जिंदा रहने का एक तरीका है। दैट इज ए मेथड टू अवॉइड डेथ। दैट इज व्हाई दे आर रिपीटेडली डिवाइडिंग देयर सेल्स। जो 11th में हम लोग पढ़े हैं व्हाई सेल्स डिवाइड, वहां तो वही चीज यहां पे बोल रहे हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खासकर जो बैक्टीरिया है, उसके लिए सेल डिवीजन ए मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है एंड एज वेल एज ए मेथड ऑफ सर्वाइवल है। पर इफेक्ट होता है उसका नंबर बढ़ जाता है। ठीक है, उसी दौरान आप देखिएगा, जब हम जिस बारे में बात कर रहे थे कि अगर हम लोग एंटीबायोटिक कंज्यूम करते हैं बैक्टीरिया को किल करने के लिए, तो इनिशियल टाइम में, शुरुआत में ही हम लोग को बेटर फील होता है। रीजन क्या है कि जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं उनका टारगेट होता है किसी भी तरीके से बैक्टीरियल सेल डिवीजन को स्टॉप करें। बहुत सारे मेथड्स हैं जो आप देखेंगे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में, या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो यूज है, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, उस चैप्टर में भी है थोड़ा सा एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो ये डिफरेंट मेथड से एंटीबायोटिक्स जो है बैक्टीरिया के पॉपुलेशन ग्रोथ को चेक करते हैं। तो नतीजा क्या होगा? जब उसका सेल डिवीजन 19 मिनट या 40 मिनट से बियॉन्ड क्रॉस करने लगेगा, व्हाट विल हैपन? उसका लाइफ स्पैन उतना है और तब तक वो डिवाइड नहीं कर पाया, तो डेथ इज इवेंचुअल। इसलिए इनिशियल टाइम में हेवी नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, खासकर द बैक्टीरिया, यूज्ड टू डाई। तो जब बैक्टीरियल पॉपुलेशन बहुत तेजी से गिरेगा तो उनके द्वारा जो भी टॉक्सिन्स बॉडी में प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो उनकी मात्रा घटेगी कि नहीं? तो दैट इज द रीजन व्हाई शुरुआत में ही हम लोग को उस टॉक्सिक स्ट्रेस से रिलीफ मिलता है, तो हम लोग बेटर फील करते हैं। लेकिन देखिएगा, जो भी एंटीबायोटिक शुरू होता है उसका एक कोर्स है, 5 डेज, 7 डेज, वंस इन ए डे और ट्वाइस ए डे, थ्राइस ए डे, इस तरीके से रहता है। तो वो बहुत लंबे समय तक एक्सपेरिमेंट करने के बाद ये तय किया जाता है कि इतना डोज इज सफिशिएंट टू सप्रेस द बैक्टीरियल ग्रोथ इफ एनी ऑफ देम सर्वाइव। तो जैसे ही बैक्टीरिया का डेथ होना शुरू होता है बिकॉज ऑफ एनी काइंड ऑफ ग्रोथ इनहिबिटर, एंटीबायोटिक्स आर ग्रोथ इनहिबिटर जो उन्हें ग्रोथ करने नहीं दे रहे हैं, तो एक सिग्नल उनके अंदर जाता है उनके कॉलोनीज में, और जो बचे हुए बैक्टीरिया हैं वो कोशिश करते हैं अपने ऊपर एक बंकर तैयार करने का, और ये बंकर है स्पोर का वॉल। ये वॉल इम्परमिएबल टू मोस्ट ऑफ द मटेरियल्स होते हैं। इसीलिए क्या होता है, जो एंटीबायोटिक आप कंज्यूम कर रहे हैं उस एंटीबायोटिक से उनका सेल बचा हुआ रहता है। लेकिन बाय एनी मीन्स हम लोग दूसरे तरीके से भी उनके स्पोर को बर्स्ट करने की कोशिश करते हैं, या उनका एक वेट पीरियड होता है कि इतने समय तक वो स्पोर के अंदर सरवाइव कर सकते हैं।
है ना, ह्यूमन बॉडी के अंदर। तो उस ड्यूरेशन में अगर उसके स्पोर से बाहर आने का, यानी स्पोर को फिर से नॉर्मल लाइफ में आने का समय नहीं मिल पाता, देन दे डाई इनसाइड द स्पोर। और ये समय लेता है 5 डेज या 3 डेज या 7 डेज जो भी रहता है। उतने दिनों तक अगर एंटीबायोटिक का एक कांस्टेंट डोज हमारे बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है, तो जब भी वो स्पोर से बाहर आने की कोशिश करते हैं, बाय द टाइम क्या होता है, उस एंटीबायोटिक के प्रभाव से फाइनली उनका पॉपुलेशन डिमिनिश हो जाता है और बचे हुए माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए हमारा इम्यून सिस्टम ट्रिगर हो चुका होता है। तो फ्यूचर में जब भी वो बैक्टीरिया दिखेगा, आवर इम्यून सिस्टम विल टेक देम डाउन। इस तरीके से हम लोग उससे इम्यूनिटी प्राप्त करते हैं। तो यहां पॉइंट क्या था, फॉर देयर प्रोटेक्शन दे फॉर्म द स्पोर्स। तो स्पोर फॉर्मेशन मोनेरा में क्या पर्पस सॉल्व करता है, पर्पस सॉल्व करता है एडवर्स सिचुएशन में अपने आप को प्रोटेक्ट करना। लेकिन जब फेवरेबल कंडीशन आता है, तब क्या होता है, वो स्पोर के वॉल को डिसॉल्व करते हैं और वो मल्टीप्लाई करते हैं तेजी से। इस तरीके से स्पोर फॉर्म करके स्पोर से बाहर आने के दौरान वो अपना नंबर बढ़ा लेते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए स्पोर फॉर्मेशन एक मेथड है एडवर्स सिचुएशन में सरवाइव करने का, पर इंपैक्ट इज नंबर इज इंक्रीजिंग, पॉपुलेशन इज राइजिंग। ये हुआ मोनेरा में। प्रोटिस्टा में स्पोर नहीं बनता, लेकिन स्पोर की तरह दूसरे तरह के स्ट्रक्चर बनते हैं, उन्हें कहते हैं सिस्ट। और सिस्ट का जो स्ट्रक्चर है, सिस्ट का जो वॉल है, दैट इज मोर रेजिस्टेंट देन द स्पोर्स। और खासकर जो प्रोटोजुअन्स हैं, दे कैन वेट इनसाइड द सिस्ट फॉर मच मच लॉन्गर टाइम देन द बैक्टीरिया सर्वाइव इनसाइड द स्पोर। स्पोर कंडीशन में बैक्टीरिया जितने लंबे समय तक वेट कर सकता है, उससे कई गुना ज्यादा समय तक सिस्ट के अंदर प्रोटोजुअन्स सरवाइव कर सकते हैं। इसीलिए उनका जो मेथड ऑफ प्रोटेक्शन है, दैट इज समथिंग डिफरेंट। बट ये सिमिलर टू स्पोर फॉर्मेशन है। तो वो भी सिस्ट फॉर्मेशन भी एक काइंड ऑफ स्पोर है, जो कि एडवर्स सिचुएशन में उनके प्रोटेक्शन का मेथड है। इसके बाद फंजाई एक स्टेप और आगे बढ़ जाता है। उसके रिप्रोडक्शन का मेजर फॉर्म ही है स्पोर फॉर्मेशन, और बकायदा उसके लिए स्पोर को प्रोड्यूस करने के लिए उसने फ्रूटिंग बॉडी बनाए होते हैं, जिन्हें हम लोग स्पोरेंजियम कहते हैं। और जैसे क्या होता है, आप प्लांट में रिप्रोडक्शन देखेंगे तो जब मैच्योर करता है एंथर, जो स्टेमन का मेन पार्ट है, एंथर जब मैच्योर करता है तो एंथर का वॉल फट जाता है ना, रप्चर करता है, और उसमें से पॉलन ग्रेन्स निकलते हैं पॉलिनेशन के लिए। ठीक उसी तरीके से फंजाई के स्पोर प्रोडक्शन जहां हुआ, जिसे फ्रूटिंग बॉडी कहते हैं या स्पोरेंजियम कहते हैं, मैच्योर होने के बाद स्पोरेंजियम का वॉल रप्चर करता है और उसमें से स्पोर्स बाहर आते हैं, एयर या वाटर के द्वारा दूर दूर तक फैलते हैं। और फिर फेवरेबल कंडीशन आने पर, जहां मॉइस्चर मिला, प्रॉपर टेम्परेचर मिला, न्यूट्रिशन मिला, वो वहां पे ग्रो कर जाता है। तो फंजाई के लिए स्पोर प्रोडक्शन इज ए काइंड ऑफ सीड प्रोडक्शन। तो वहां वो सीड बनाकर, मतलब स्पोर बनाकर अपना प्रोपगेशन करते हैं, चाहे वो एसेक्सुअली उस स्पोर को प्रोड्यूस करे या सेक्सुअल मेथड से स्पोर प्रोड्यूस करे। गैमेट जो बनेगा वो सेक्सुअल मेथड में बनेगा, फ्यूज करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट बनेगा, ये जाइगोट फिर कवर हो जाएगा स्पोर के वॉल से। फिर जब मैच्योरिटी आएगा, ये स्पोर स्प्रेड करेगा और स्पोर का वॉल डिसॉल्व होने के बाद जाइगोट फिर से मल्टीप्लाई करके नया फिलामेंट प्रोड्यूस करेगा। सो हियर ऑल्सो स्पोर प्रोडक्शन हैज सम डिफरेंट मीनिंग, लेकिन अल्टीमेटली यहां नंबर ही बढ़ता है इन द फंजाई। नाउ इन द केस ऑफ प्लांट्स, जो लोअर प्लांट है लाइक दैट ऑफ द थैलोफाइटा, जिन्हें एल्गी करते हैं, दे डेडिकेटेडली फॉर्म स्पोर्स। वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान स्पोर्स प्रोड्यूस करते हैं और ये स्पोर्स फिर जर्मिनेट करते हैं नए
इसमें एल्गी में। एनिमल्स में अगर देखें तो अगेन द लोअर एनिमल जिसको हम लोग कहते हैं पॉरीफेरा, पॉरीफेरा में भी स्पोर बनते हैं जिन्हें हम लोग जेम्यूल कहते हैं। तो पढ़ते समय हम लोग जब पॉरीफेरा पढ़ रहे थे उसमें देखे होंगे मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन, उसमें सेक्सुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन भी है। एसेक्सुअल मेथड में वो स्पोर प्रोड्यूस करते हैं। नेक टाइप का, नेक शेप का एक सेल बनता है, उसके अंदर उसके आर्क्योसाइट्स रहते हैं जो कि किसी भी दूसरे तरह के सेल्स को बना सकते हैं। और इस तरीके से एनिमल में भी, लोअर एनिमल ही सही, लेकिन स्पोर प्रोडक्शन इज देयर। ठीक है, तो इसलिए हम लोग स्पोर फॉर्मेशन को कहते हैं इट इज ए पॉपुलर मेथड, it is a popular method to increase the number of individuals across the kingdoms, across the kingdoms। 5 किंगडम है, पांचों किंगडम में मोर और लेस ये प्रिवेल करता है। पॉइंट नंबर 1, इन द मोनेरा, that is in bacteria, it is a method of survival of the bacteria, it is a method of survival of bacteria in which they form a protective wall and upon favorable condition this wall is dissolved and the cell divides to increase their number। In the protista, प्रोटिस्टेंस को 5 तरह के में, 5 ग्रुप में हम लोग डिवाइड किए ना, उसमें एक है स्लाइम मोल्ड्स। और स्लाइम मोल्ड में डेफिनेटली स्पोर बनते हैं और उनका वे ऑफ लाइफ जिस तरीके से कैरी ऑन करता है, इट इज वेरी मच सिमिलर टू द फंजाई। फंगल लाइफ भी उसी तरह का होता है। दोनों ही सैप्रोफाइट हैं, दोनों में रिप्रोडक्शन का मेथड स्पोर फॉर्मेशन है। इसलिए कई बार बहुत सारे इवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट ये मानते हैं कि स्लाइम मोल्ड्स आर द ओरिजिन, या कह सकते हैं एंसेस्टर्स ऑफ द फंजाई। फिर बहुत सारे लोग कहते हैं कि यूग्लिनॉइड्स जो थे उन्हें सैप्रोफिटिक, उनमें ऑटोट्रॉफिक और उनमें होलोजोइक तीनों तरह का बिहेवियर दिखता है। तो यही आगे चल के यूग्लिनॉइड्स जो है वो 3 ग्रुप में डिवाइड हो गए मल्टीसेलुलर्स। फंजाई को मल्टीसेलुलर मानते ही हैं, है ना। और लूज टिश्यू लाइक ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग फंजाई को कंसिडर करते हैं। और ट्रू टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन, लेटर ऑन ऑर्गन फॉर्मेशन, ये हम लोग देखते हैं प्लांट्स में, और एनिमल में देखते हैं ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है ना। तो पॉइंट ये है कि प्रोटिस्टा में ऐसे तो हम लोग अभी सुने जाने कि ये ज्यादातर करके प्रोड्यूस करते हैं सिस्ट,
खासकर प्रोटोजोअन्स वो सिस्ट प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन स्पोर भी फॉर्मेशन होता है और ये स्लाइम मोल्ड्स का प्रॉपर्टी है. इन द प्रोटिस्टा slime molds form spores which are normally produced to increase their number. So, spore formation is also observed in protista. Serial number 3, fungi. अब यहां देखिए, अब इधर ध्यान दीजिए. फंजाई दे आइदर डू asexual reproduction or do sexual reproduction. They produce spores. Ascospore produced in ... Basidiospore produced in ... is ... type is ... type. क्या भरना है? यहां पे लिखना है ग्रुप ऑफ फंजाई, फंजाई ग्रुप का नाम, और यहां लिखना है सेक्सुअल ऑब्लिक एसेक्सुअल. जरा भरिए तो इसको. फिल इन द गैप में यहां ठीक बोला गया, ये एस्को माइसेट द्वारा प्रोड्यूस होता है और ये बैसिडियो माइसेट द्वारा प्रोड्यूस होता है. लेकिन ये भी सेक्सुअल है और ये भी सेक्सुअल है. हम यहां पे एक चीज और पूछना चाह रहे थे, छोड़ दिए, इतना डिटेल नहीं किए. हम यहां ये भी पूछना चाह रहे थे कि इनमें कौन एक्सोजिनस है, कौन एंडोजिनस है. ज्यादा जानकारी के लिए कृपया 11th के पन्ने उलटें. कौन एक्सोजिनस है? एक्सोजिनस और एंडोजिनस के बीच का अंतर पता है? चलिए, यहां पर तो स्कोर किए. अच्छा, आईपीएल देख के इतना कैसे सीख गए, समझ में नहीं आया. अच्छा, ठीक है. तो यहां हम लोग लेकर आए सेक्सुअल स्पोर्स प्रोड्यूस किए जा रहे हैं इनके द्वारा. सम एग्जाम्पल्स ऑफ asexual spores in fungi are aplanospore, conidiospore, etc.
कॉनिडियोस्पोर प्रोड्यूस करने वालों में बड़ा आगे नाम रहता है एस्कोमाइसेट्स का। ये स्पेशल टाइप ऑफ माइसेलियम यानी फिलामेंट ही बनाते हैं जिसमें कॉनिडियोस्पोर बनता है। अब आगे की बात, सेक्सुअल स्पोर्स एसेक्सुअल स्पोर्स दोनों हो गए। अब है क्या कॉमन पार्ट, बोथ काइंड ऑफ स्पोर्स आर प्रोड्यूस्ड in a fruiting body called sporangium, which after maturation set free, खुला छोड़ देते हैं, set free the spores so as they can grow into a new fungi। तो ये मेथड है फंजाई में रिप्रोडक्शन का पूरा कंडीशन डिपेंड करता है स्पोर प्रोडक्शन। सो दे आर डेडिकेटेड फॉर द स्पोर प्रोडक्शन। चाहे किसी भी तरह के फंजाई हो, वो इसी प्रोसेस से अपना नंबर इंक्रीज करते हैं। सीरियल नंबर कितना था? 3। प्लांट्स, लोअर प्लांट्स produce dedicated spores for reproduction। Example, Thallophyta, Bryophyta। The spores of Thallophyta are haploid and produced asexually। ब्रायोफाइटा, देखिए कितने लोग को याद आता है। ब्रायोफाइटा हैव इन देयर प्रोस्ट्रेटिक स्ट्रक्चर called dot 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 have dot 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 that act as asexual spores। देखें कितने लोग रिकॉल कर पाते हैं। भरी तो ये प्रोड्यूस होते हैं। प्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर को कहते हैं प्रोटोनेमा। दो पार्ट में बांटा हुआ था इसको क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा को। दूसरा वाला मॉस था, पहला वाला हॉर्स्टेल, क्वेश्चन मार्क है। पहला वाला हॉर्स्टेल, हाँ या ना? नहीं तो लिवरवर्ट, हाँ या ना?
पहला वाला लिवरवर्ट, दूसरा वाला मॉस। मॉस और लिवरवर्ट में यह अंतर था कि लिवरवर्ट में प्रोटोनेमा एक ही होते हैं और मॉसेस में प्राइमरी एंड सेकेंडरी दो तरह के प्रोटोनेमा बनते हैं। प्राइमरी प्रोटोनेमा जमीन के सहारे रेंगते हुए जैसे आगे बढ़ रहा है उस तरह का स्ट्रक्चर होता है, जिसे ट्रूली प्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर कहते हैं। और फिर जब वो मैच्योर करता है, क्यों हंस रहे हैं? शुड आई पुल यू आउटसाइड दिस क्लास? अच्छा लगेगा? कंपेलिंग मी टू स्कोल्ड यू ऑनलाइन एक्चुअली। दिस इज गेटिंग रिकॉर्डेड। हम बता रहे मजाक है क्या? एक तो पढ़े नहीं है, हम रिपीट करवा रहे हैं तो हंस रहे हैं। इज इट ए काइंड ऑफ जोक? हम बताएं, मेरे गुस्से से बचिए आप लोग। यू आर वेस्टिंग योर टाइम। अगर हम आपको डांट रहे हैं तो आपका वैल्यूएबल टाइम जा रहा है, मेरा नुकसान नहीं होगा। पढ़ाई करने आए, यहां छोड़ के सारा चीज होता है। एनीवे, तो देखिए इसमें जो प्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर है, जो सेकेंडरी प्रोटोनोमा बनता है, वो प्रोस्टेटिक स्ट्रक्चर से फिर चेंज हो जाता है, लीफी स्ट्रक्चर बनता है उसमें। दैट इज वाई द मॉसेस आर वेरी क्लोज टुवर्ड्स द नेक्स्ट ग्रुप, जिसे हम लोग कहते हैं टेरिडोफाइटा। तो थैलोफाइटा, उसके बाद ब्रायोफाइटा आया, ब्रायोफाइटा के बाद फिर टेरिडोफाइटा आया, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म केम ओवर। थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में कॉमन पार्ट है कि वो अक्रॉस द वाटर बॉडीज ही ग्रो करते हैं और इसीलिए उनका पॉपुलेशन लिमिटेड है। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं और इसमें प्रोटोनेमा का यहाँ पे ये स्कोप है कि इसी में वो स्ट्रक्चर बनता है जिसको कि हम लोग एज ए स्पोर समझते हैं, एंड दोज आर कॉल्ड जेमा। और प्रोटोनेमा में वो कप लाइक स्ट्रक्चर रहता है, उसे कहते हैं जेमा कप, जिसमें जो एक प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर रहता है उसको हम लोग कहते हैं जेमा या जेम्यूल भी कहते हैं। एनीवे, प्रोटोनेमा हैव जेमा कप्स, यहां जगह कम है, हैविंग जेमा, प्लूरल जेमी। मना करते हैं हमको, इंस्टिगेट मत कीजिए। नाउ सीरियल नंबर 5। तो प्लांट्स में एटलीस्ट हम लोग देखते हैं कई लोअर ग्रुप में, है ना, इस तरह के स्पोर प्रोडक्शन होते हैं। ये वाला आप लोग को रखे थे फिल इन द गैप के लिए, इसलिए यहां पे दिख रहा है। नाउ इन द एनिमल्स, asexual reproduction in animals is very uncommon, but it is still prevailing in the lower group. Or spore production is only prevalent in the first phylum of the animal kingdom, and it is Porifera. ठीक है? In Porifera, the animals produce asexual spore called gemule। और अगर जेम्यूल का स्ट्रक्चर आपको याद है तो मोर और लेस इस तरह का एक नेक सेल रहता है और ये चारों तरफ से घिरे होते हैं। इनके अंदर जो स्पोर के रूप में सेल्स रहते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं आर्कियोसाइट्स। दीज ऑल आर
आर्क्योसाइट्स। और इन आर्क्योसाइट्स, देखिए नाम में आर्क्यो लगा है, आर्क्यो यानी प्रिमिटिव टाइप, पहले प्रकार का। तो ये ऐसे सेल हैं जो कि इसके 8-10 प्रकार के डिफरेंट डिफरेंट सेल्स होते हैं अलग अलग फंक्शन के लिए। सभी प्रकार के सेल्स को, या सभी प्रकार के सेल्स में आर्क्योसाइट ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, एंड दैट इज व्हाई दे आर प्रोड्यूस्ड एज ए इनिशियल ऑफ द न्यू लाइफ। और इसे इस तरह के पिक्चर यानी घैला के शेप के स्ट्रक्चर में इनक्लोज करके रखा जाता है। इसको चारों तरफ से सराउंडिंग से घेर के रखते हैं, इस तरह के क्रॉस लाइक स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं, जिन्हें हम लोग कहते हैं स्पिक्यूल्स। एक्चुअली इनके बॉडी का कोई फ्रेम होना चाहिए, सो दैट फ्रेम इज गिवन बाय द स्पिक्यूल्स, और इन स्पिक्यूल्स को इन प्लेस होल्ड करके रखता है फाइब्रस स्ट्रक्चर्स, और इन फाइब्रस स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। इन्हें कहा जाता है स्पॉन्जिन फाइबर्स। तो एनिमल में ये यूनिक है, किसी और फाइलम में हम लोग को ये सारी चीजें नहीं मिलती, इसीलिए हम लोग इसको जरा ज्यादा हाईलाइट करते हैं। एनिमल्स में यूजुअली स्पोर फॉर्मेशन है ना प्रिवेलेंट नहीं है। यहां तक पूरा कीजिए।